हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फार्मेकोलॉजी इन सिंप्लीफाइड वे डॉक्टर दर्शन दवे दर्शन सर की एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है। तो इस यूट्यूब चैनल पे हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें दर्शन सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग रीडिंग टेक्निक्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एमबीबीएस। वो लेक्चर सर ने इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी और हमें भी ऐसा लगा कि ये लेक्चर ज़्यादा ऑडियंस के लिए यूज़फुल हो और ज़्यादा लोग इसे फ़ायदेमंद हो पाए। उसके लिए आज ये लेक्चर हम हिंदी में भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज ये हिंदी में हम आज शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग टेक्निक्स और एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है एमबीबीएस के लिए। और ये जो हमारा डिस्कशन है ये प्राइमरीली जो फर्स्ट एमबीबीएस में स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, जो अभी जस्ट फर्स्ट एमबीबीएस स्टार्ट ही हुआ है उसके लिए है। और पर्पज ये है कि आप अभी तक जो स्कूल में पढ़ाई करते थे 10th 11th 12th में, वो पढ़ाई और एमबीबीएस की पढ़ाई, उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। और मैं ये कहूंगा कि ये डिफरेंस ना जानने के वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें आपके स्टडी के दौरान, आपके एग्जाम के दौरान आपको होती है। और मेरा हेतु यही है ये लेक्चर लेने का कि अगर आप ये थोड़ी टेक्निक्स, थोड़ा डिफरेंसेस अगर समझ पाओगे और जहां तक हो सके तहां तक आप इसको अमल कर पाओगे, तो ये आपको आपके एमबीबीएस की पूरी जर्नी के दौरान बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये जो बैच अभी एनरोल हुई है 2022-23 की बैच, उसके लिए पूरा एक टाइम शेड्यूल बनाया है जहां पे हर एक प्रोफेशनल ईयर, उसकी टाइम फ्रेम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स के कितने ड्यूरेशन ऑफ, सिर्फ टीचिंग नहीं, टीचिंग एग्जाम और रिजल्ट सब कुछ मिला के कितना ड्यूरेशन है, ये एक पूरा टाइम फ्रेम दिया है। फर्स्ट ईयर जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है और वो करीबन 13 मंथ्स है। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये मेन सब्जेक्ट्स है। वैसे ही सेकंड ईयर सेम 13 मंथ्स का है जिसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट्स है। थर्ड ईयर पार्ट वन जो 10.5 महीने का है जिसमें फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन दो सब्जेक्ट्स है। और फोर्थ ईयर जिसको थर्ड पार्ट टू भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है क्योंकि उसमें मेजर क्लिनिकल सभी सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी 17.5 मंथ्स का है। उसके बाद 1 साल की इंटेंसिव है और उसके बाद आपकी प्री पीजी एग्जाम। और उसके बाद 1 जुलाई 2028 से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा। तो इसमें हर एक ईयर का टाइम फ्रेम, सब्जेक्ट्स, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। अभी बात रहेगी एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो ऑब्वियसली कोई भी ब्रांच हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्ट्रीम हो, तो उसमें दो टाइप की एग्जाम्स होती है। एक तो आपकी जो इंटरनल एग्जाम्स होती है और दूसरी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसा ही है, इंटरनल एग्जाम है और यूनिवर्सिटी एग्जाम है। इंटरनल जो एग्जाम है उसमें दो टर्मिनल एग्जामिनेशन होगी, दो टर्म के बाद, और एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। उसके अलावा भी अलग अलग ईयर में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में काफी सारी टर्म एंडिंग्स, पार्ट एंडिंग्स, सिस्टम एंडिंग्स, लॉग बुक असेसमेंट, ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होंगे। और ये दो इंटरनल एग्जाम और प्रिलिमिनरी एग्जाम और जो ये लॉग बुक, सिस्टम एंडिंग, टर्म एंडिंग, उस सभी का मिला के आपके एक इंटरनल मार्क्स बनेंगे। ठीक है, फाइनल इंटरनल मार्क्स।
और ऑब्वियसली फॉर पासिंग द ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगी एट द एंड ऑफ ऑल दिस। ठीक है, अब बात रही कि ये जो इंटरनल मार्क्स है उसका क्या वेटेज है यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स में। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आपके जो इंटरनल मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी ईयर में जो भी आपको मिले हैं वो मार्क्स आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके जो भी इंटरनल मार्क्स है पूरे आपके एमबीबीएस के कोर्स के दौरान वो मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका क्या वेटेज है? ऑब्वियसली अगर काउंट नहीं होंगे तो आप तैयारी नहीं करोगे, और यही एक जिसको कहते हैं मिथ जो मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूं। और जब आपके जो फाइनल इंटरनल मार्क्स बनते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम जब आती है तब सिर्फ एक ही महीना होता है और इसका वेटेज नहीं होता है, तो आप तब तक पढ़ाई नहीं करते हो, और जब सिर्फ लास्ट में एक महीना रहता है तब पढ़ाई करते हो तो कोर्स पूरा नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये मिथ आपकी क्लियर करना चाहूंगा कि इवन दो दिस स्टेटमेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आपके इंटरनल मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे, ये मिथ गलत है। किस वजह से? देखिए, 75% ऑफ अटेंडेंस और 50% ऑफ इंटरनल मार्क्स इन थियरी एंड practical examination individually, these two criteria सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने ही करने हैं अगर उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपियर होना हो तो। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक साइड से हम ऐसा कह रहे हैं कि वो मार्क्स काउंट नहीं हो गए, ये बात सही है, पर अगर आपने इंडिविजुअली थियरी और प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स नहीं लिए तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपियर ही नहीं हो पाओगे। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो रहे हो तो पास होने का या फेल होने का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इसके वजह से इवन दो द इंटरनल मार्क्स आर नॉट काउंटेड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिजल्ट, पर ये इंटरनल मार्क्स का वेटेज एक्चुअली बढ़ गया है, क्योंकि पहले एग्जाम में अपियर होने के लिए सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए थे, अब वो बढ़ के 50% हो गए। ठीक है, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द मेडिकल एजुकेशन के लॉन्ग टर्म मेमोरी इज वेरी 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 एसेंशियल इन मेडिकल एजुकेशन। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, इसका रीजन यह है कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स लोगे, आप जो 11th-12th में जो भी सब्जेक्ट थे उसका आप सिलेबस देखो और मेडिकल अंडर ग्रेजुएशन का सिलेबस देखो, तो ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, दैट इज वन। दूसरा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। अभी तक हमें यही ट्रेनिंग मिली है और हम यही करते आते थे कि चलो लास्ट में वो सब्जेक्ट पढ़ तो ले जल्दी से, तो जल्दी से, पर वो खत्म कर ले, और तो ही आप एग्जाम के में आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता था, और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। पर यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। 1000 पेज की पूरी किताबें वो एक दिन में आप कैसे रिवाइज करोगे? और ये बात ना समझने की वजह से, और या तो मैं ये कहूंगा कि अपने आप से एक गलत एक्सपेक्टेशन रखने के वजह से, फायदा तो कुछ नहीं होता है पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, और जिसके वजह से आपका परफॉर्मेंस और बिगड़ता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? हम कोर्स को कट शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लास्ट के दिन में अगर थोड़ी ही पढ़ाई करें पर काफी सारी चीजों की अगर पढ़ाई ना भी की हो
ओवरव्यू ना भी किया हो, पढ़ाई शब्द यूज करना गलत है, ओवरव्यू ना भी किया हो, फिर भी आप एग्जाम में परफॉर्म कर सको, उसके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और अगेन ये भी एक मीथ है कि मेमोरी जो है वो किसी लोगों की बहुत शार्प होती है, किसी लोगों की मेमोरी कम होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो। आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आप कोई भी लेक्चर, कोई भी प्रैक्टिकल क्लास, कोई भी ट्यूटोरियल आप जब भी अटेंड करते हो, तो वो अटेंड आप तो ही करो कि अगर वो अटेंड करने के बाद आप उसको पढ़ने वाले हो। कोई भी क्लास में आपने कितना भी ध्यान रखा, सर ने कितना भी अच्छा पढ़ाया, पर हॉस्टल में जाने के बाद, घर पे जाने के बाद अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है टेक्स्ट बुक में से, तो वो आपको कुछ फायदा रूप नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी लेक्चर खत्म होता है, उसी दिन आप वो टॉपिक पढ़ दो। और उससे भी अच्छी बात यह है, ये रिसर्च भी हुए हैं काफी सारे, कि अगर टाइम टेबल जनरली हम नोटिस बोर्ड पे लगाते ही है, तो आप टाइम टेबल देखो और कल अगर कोई टॉपिक सर पढ़ाने वाले हैं, सर या मैडम, तो आप आज ही वो टॉपिक का ओवरव्यू कर लो। मैं जब ये बात स्टूडेंट्स को बताता हूं तो वो कहते हैं कि सर हमें कुछ पता ही नहीं चलता। भले आपको कुछ पता ना चले, पर जस्ट आप उसको ओवरव्यू कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि लेक्चर के दौरान उस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद वो टॉपिक थरली पढ़ लो। फिर कब पढ़ना है? चलो आपने ये पढ़ भी लिया एक बार, पर फिर हम क्या करते हैं, जब एग्जाम के पहले जब टाइम टेबल आता है तब पढ़ाई चालू करते हैं, तो वो टॉपिक तो आपको बिल्कुल नया लगता है। और नया लगता है इसलिए आपके दिमाग में ये होता है कि जब मैंने पहले पढ़ा उसकी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है, और उसके वजह से आप लेक्चर के बाद कोई टॉपिक पढ़ते नहीं हो, और ये पूरी विशियस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो टॉपिक आपको याद नहीं रहा, उसका रीजन ये नहीं है कि आपने वो टॉपिक उस टाइम पे ठीक से नहीं पढ़ा था। उसका रीजन ये है कि उस अगर आपने उस टॉपिक को उस दिन पढ़ा, पर उसके बाद आपको एक दिन बाद उस टॉपिक को रिवाइज करना था। अभी आप कहोगे कि अगर एक दिन बाद उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, तो उस दिन जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है वो कब पढ़ेंगे? अब देखो, कोई भी टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेगा। पर जब आप दूसरे दिन उसको रिवाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है? और उसके बाद आप उसको एक हफ्ते बाद उसको फिर से पढ़ लो, और 1 महीने बाद उसको फिर से पढ़ लो। तो ये एक रूल ऑफ वन है, आज पढ़ा, कल पढ़ा, एक हफ्ते बाद पढ़ा और 1 महीने बाद पढ़ा। अगर आप इतना करोगे तो वो टॉपिक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है? अभी दूसरे कौन कौन से टिप्स हैं जिसके वजह से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं? ठीक है? तो उसके काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। काफी बार मैं ये सोचता हूं कि अगर जब भी हम कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, तो क्या कहते हैं? चलो सर ने कहा है इसके वजह से हम पढ़ाई करते हैं। ऐसे पढ़ाई मत करो। ठीक है? मेमोरी जो है, आपकी जो याददाश्त है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। आपने काफी बार देखा होगा कि काफी ऐसी चीजें हैं आपको जिसमें इंटरेस्ट है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, मूवीज में है, तो वो चीजें आपको कभी रिवाइज नहीं करनी पड़ती। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले की जो घटना बनी थी उसकी बहुत फाइनल सी बाबतें भी आपको याद रहती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपको उसमें इंटरेस्ट था। तो आप सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर वो तो बाय बर्थ होता है। देखो, इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो बाय बर्थ होते हैं और दूसरे इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हो। अभी आपके ऊपर है कि आप मेडिकल फील्ड में आए हो, तो आपको ऐसे ही उसको पास करना है या इंटरेस्ट के साथ पास करना है। जैसे कि सपोज के चलो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन चल रहा है फिजियोलॉजी में, तो के मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है,
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? कुछ तो होता होगा मसल में, अपने आप तो होगा नहीं। तो उसको कोई सिग्नल देता होगा। कौन सिग्नल देता होगा? ब्रेन सिग्नल देता होगा। तो क्या होगा? नर्व इंपल्स पास होगी, वो मसल तक जाएगी, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। वहां पे क्या होता होगा? ठीक है, कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता होगा। वो कैसे होगा? सो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें याद भी रह जाएगी, लंबे टाइम तक याद रह जाएगी, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो वो आपके ऊपर एक स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, उस सब्जेक्ट को, सबसे बड़ी गलती मुझे यह लगती है कि हम क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को एक आइसोलेशन में पढ़ते हैं कि चलो एनाटॉमी पढ़ लिया, अब ये फिजियोलॉजी पढ़ूंगा, अब ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, पर हम सब्जेक्ट को अंदर अंदर कोरिलेट नहीं करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को अंदर अंदर कोरिलेट करोगे तो फायदा क्या होगा? आप पूरी चीज को, पूरे टॉपिक को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देख सकोगे, और जितना वाइडर पर्सपेक्टिव में देखोगे उतना आपको याद रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और लंबे टाइम तक याद रहती है, और 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ याद रहते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर ऑब्वियसली आप सभी लोग यहाँ पे, एक दूसरा प्रॉब्लम यह भी होता है कि आप तो जब आते हो मेडिकल में तो आपको यह होता है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम ये इंजेक्शन दे देंगे, हम ये डिसीज को ट्रीट कर देंगे। और यहाँ पे तो अगर ये एनाटॉमी पढ़ा रहे, ये रिलेशन पढ़ा रहे, ये फिजियोलॉजी पढ़ा रहे, ये क्रेब्स साइकिल ये चल रही है, तो इसका तो हमारी प्रैक्टिस के साथ क्या लेना देना है? ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को क्लिनिकल कंडीशन के साथ कोरिलेट करोगे, हाँ अभी मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इसका ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो आप ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा, आप उसको याद रखने में भी मजा आएगा, और आप इजीली याद भी रख पाओगे। देन जैसे मैंने अगली स्लाइड में बताया कि प्लांट रिवीजन, आज पढ़ो, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद पढ़ो। फ्रीक्वेंट प्लांट स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। और सबसे बड़ी बात जो हम पहले स्कूल में जनरली नहीं करते थे, डिस्कशन विद कलीग्स। अभी देखो क्या हो रहा है कि मेडिकल में टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं आएगी, और ये सभी लैटिन लैंग्वेज से आई है, तो टर्मिनोलॉजीज याद रखने में फिर सिलेबस भी बहुत वास्ट है। तो आप अपने कलीग्स के साथ जितना डिस्कस करोगे, कुछ चीज आप बोलोगे, कुछ वो बोलेगा, तो जो चीजें कान में पड़ेगी वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है। और जैसे एक रूल भी है कि जो चीज आप खुद करते हो वो आप कभी भूल नहीं पाओगे, उसके बाद नंबर आता है जो चीज आप देखोगे, उसके बाद नंबर आता है जो चीज आप सुनोगे, और उसके बाद नंबर आता है जो चीज आप पढ़ोगे। ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज सुनी है, कोई चीज देखी है, तो वो ऑब्वियसली आपको लंबा याद रहेगी, और ये तो हॉस्टल लाइफ का एडवांटेज है। आप घर में किसके साथ डिस्कस करोगे, पर हॉस्टल लाइफ में आप दोपहर में जब लंच लेते हो, रात को डिनर लेते हो, या सोने के टाइम पे, या कुछ टहलने जा रहे हो, तभी आप ये पूरा डिस्कस कर सकते हो। और क्या नहीं करना है, बस सर ने कहा है या पढ़ना है, हमें इतना पता है कि मेडिकल में पढ़ना पड़ेगा इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर आप जो रीडिंग कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रीडिंग, तो मैं कह रहा हूं आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर खुद भी एक प्रयास करना चाहो तो कर सकते हो कि किसी एक टॉपिक को आप पढ़ने के लिए पढ़ो, और उसी टॉपिक को आप थोड़े टाइम बाद एक इंटरेस्ट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक मोटिवेशन के साथ पढ़ो, तो दोनों में जो आपको टॉपिक याद रहेगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। दूसरा, सिर्फ हम एग्जाम में, जब भी एग्जाम का टाइम टेबल लगता है तब हम पढ़ाई चालू करते हैं, उससे टॉपिक भी आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है, एग्जाम का स्ट्रेस होगा और पूरा मेसअप हो जाएगा। तीसरा, पढ़ते हो आप, पर आज कोई टॉपिक पढ़ा, 2 महीने बाद उसका रिवीजन किया है, तो ऑब्वियसली वो नया ही लगेगा। सो इनफ्रीक्वेंट अनप्लान्ड रिवीजन वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। और देखो, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये मेडिकल में तो इतना सारा रटना है, इतना सारा रटना है। ठीक है, 2 टाइप की कंटेंट होंगे आप में, एक तो जो है आपको समझना है, और दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है, मगअप करना है। तो वो 2 चीजों को बिल्कुल अलग रखो, जितनी ज्यादा चीजें समझने वाली है वो आप समझ लो,
समझ समझ के याद रखना है। जो चीज आपने समझी होगी, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, वो अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो, थियरी एग्जाम में, वाइवा में आप आराम से बोल सकते हो। ठीक है, रटी हुई चीजें आपको भूलने का पूरा संभव है। और जो चीजें हैं, जैसे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, मैंने कल ही लेक्चर में बताया था, तो उसमें रटना है। तो रटने के लिए क्या करना है, 1 घंटे 2 घंटे वो क्लासिफिकेशन लेके बैठ जाते हैं और आप पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, और फिर याद नहीं रहता है, तो एक पूरा फ्रस्ट्रेशन आता है। उसके बजाय आप वो क्लासिफिकेशन आप अपने हॉस्टल के रूम में लगा दो, आज देखो कल देखो, जितनी ज्यादा बार वो आप देखोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम, 15 दिन 20 दिन, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो स्पेसिफिक टाइम असाइन मत करो ऐसी जो चीजें रटने वाली है उसके लिए। ठीक। और दो चीजें जो बहुत जरूरी है, अगर मैं समरी करूं ये पूरे लेक्चर की, तो इंटीग्रेशन बिटवीन सब्जेक्ट। जैसे आप एनाटॉमी में कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, जैसे हेड एंड नेक या ब्रेन पढ़ रहे हो, तो उसका जो है थोड़ा कोरिलेशन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम के साथ करो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के साथ करो। माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ रहे हो, तो उसका कोरिलेशन आप फार्मेकोलॉजी में जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, उसके साथ करो। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कर सकोगे। फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है, आपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वही सेकंड ईयर में पैथोलॉजी में आएगा, वही फाइनल ईयर में मेडिसिन में मैनेजमेंट के लिए आएगा। एनाटॉमी में आपने जो चीजें पढ़ी होगी वही रूल आपको सर्जरी में काम लगेंगे, ईएनटी में काम लगेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी में काम लगेंगे, ऑर्थोपेडिक्स में काम लगेंगे। तो एक पूरा इंटीग्रेटेड व्यू से आप सब्जेक्ट को तैयार करो। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, डिस्कशन, फ्रीक्वेंट आप डिस्कशन करते रहो। ये डिस्कशन जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर भी है। तो ये एक बेसिक चीजें हो गई है जो आपको, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत वाइड है जैसे मैंने पहला भी कहा, पर ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ये बताती है कि आपका जो स्कूल का एजुकेशन है और मेडिकल का एजुकेशन जो आपको करना है उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है वो हम आगे आगे देखते रहेंगे। और एक बहुत अ, अच्छा टॉपिक है, अच्छा और गंभीर दोनों टॉपिक है कि भाई इंटरनेट। अब देखो, इंटरनेट एज ए स्टडी पार्टनर, अब जो भी चीजें हमें इजीली अवेलेबल होती है तो हमें वो यूजफुल भी ज्यादा होती है और वो हमें हार्मफुल भी ज्यादा होती है। अभी आप पढ़ रहे हो, कोई भी डाउट होता है तो आज के दिन इंटरनेट है, आप मोबाइल में डालोगे, सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरनेट का यूज गलत है, पर वो जो बहुत सारी चीजें मिलती है उसमें कौन सी ऑथेंटिक है और कौन सी ऑथेंटिक नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। और तभी आप जब ऑथेंटिक चीजों का यूज करोगे तो आपको फायदा होगा। और आपके लेवल पे अभी आप ये जज नहीं कर पाओगे कि ये ऑथेंटिक है और ये ऑथेंटिक नहीं है। दैट्स वाई अभी के लिए इंटरनेट का यूज जो है डिफिकल्टी सोल्व करने के लिए, वो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा अभी के लेवल पे। आगे जाके वो होगा, वो आपको अपने रिस्पेक्टिव सर या मैडम आपको बताएंगे। ठीक है, और लास्टली, कंसिस्टेंट प्लान्ड अप्रोच। ठीक है, हमें बहुत लंबा सफर इस यहां पे तय करना है और लंबी रेस का घोड़ा हमें बनना है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जिसको हम कहेंगे ये 2020 मैच नहीं है, ये एक पूरा टेस्ट मैच है, हमें जिसको बहुत अच्छी तरीके से पसार करना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।